हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों के क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमारा ये फिफ्थ लेक्चर होने वाला है। दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है, इस पर इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए आप। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करते हैं तो उसको थोड़ा ठीक कर लीजिए, ठीक है। 6 नंबर डल चुका है एक्चुअली इस पे। तो दोस्तों, आज बीए फर्स्ट ईयर के अंदर राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र प्रथम में हम 5वां लेक्चर आपके लिए लाए हैं, जिसमें हम बात करेंगे राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में जो हमने देखा था कि राज्य के आवश्यक तत्वों से संबंधित हमारी क्लास थी, उसके बाद में कंटिन्यूअसली उसी टॉपिक के अंतर्गत ही दोस्तों हमारा छूटा हुआ एक टॉपिक था, जो था राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। ठीक है, कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, इस पर विभिन्न विद्वानों के क्या क्या मत है। तो इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन विद्वान ऐसे थे जिन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, किस किस प्रकार के सिद्धांत दिए हैं, और उन सिद्धांतों के अनुसार राज्य की उत्पत्ति के क्या आदर्श थे, उन सभी पे हम आज एक समग्र चर्चा करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए क्लास के एंड तक और इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए बढ़ते दोस्तों हमारे आज के टॉपिक में। इस टॉपिक के अंतर्गत हम देवी सिद्धांत, शक्ति सिद्धांत और विकासवादी सिद्धांत, 3 सिद्धांतों पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो दोस्तों, ये हमारे राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत ये हमारी सेकेंड यूनिट है। सेकेंड यूनिट में हमने अभी तक राज्य के आवश्यक तत्वों पर चर्चा हम कर चुके हैं, उसके कार्य और कार्यों पर भी हम बात कर चुके हैं। आज जो हमारी टॉपिक है वो है उत्पत्ति के सिद्धांत, अर्थात राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद ही नेक्स्ट क्लास जो होगी दोस्तों, वो होगी राष्ट्रीयता की अवधारणा या राष्ट्र की अवधारणा। ठीक है, राष्ट्र किसको कहते हैं। उसके बाद दोस्तों संप्रभुता का सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण और फिर नागरिकता या नागरिक समाज के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। 1 बाय 1 ये सभी क्लासेस कंप्लीट होने वाली है दोस्तों। इसमें लगभग 20 क्लास के अंदर 20 या 22 लगभग सभी कंप्लीट लेक्चर होने वाले हैं। 20 से 22 लेक्चरों में दोस्तों हम ये प्रश्न पत्र प्रथम कंप्लीट कर लेंगे, और जो कि अब दोस्तों बहुत ही जल्दी कर लेंगे। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं दोस्तों, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने दिवाली पर बहुत एंजॉय किया होगा। लेकिन अब एंजॉय का समय जा चुका है, अब ईमानदारी से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम का नोटिफिकेशन कभी भी अब आ सकता है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ दोस्तों हम शुरू करते हैं हमारे आज का सेशन। जैसा कि हमने अभी तक बात की है कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों पर दोस्तों हम 3 प्रकार के सिद्धांतों पर यहाँ चर्चा करने वाले हैं, जो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ में दोस्तों, ना कि सिर्फ बीए के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बीए के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा भी दोस्तों, जो भी मेरे दोस्त आगे चलकर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको भी राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों के बारे में पता होना आवश्यक है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप बीए के बाद एमए की तैयारी करना चाहते हैं, एमए करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी इस प्रकार की स्टडी आपके लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि राजनीतिक विज्ञान दोस्तों, राजनीतिक विज्ञान इसी के यही एक संविधान, जब हम आगे चलकर जब हम एमए में या फिर उसके बाद में किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, जैसे यूपीएससी, एमपीपीएससी या कहीं दूसरे स्टेट की पीएससी की जब तैयारी करते हैं, तो उसमें दोस्तों एक सब्जेक्ट होता है हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, प्रशासन व्यवस्था का। तो उसके अंतर्गत दोस्तों उसका जो बेसिक है ना, वो यही है बेसिक राजनीति विज्ञान। अगर हमें राजनीति विज्ञान का बेसिक अगर बहुत अच्छे से पता है, सारे कंसेप्ट अगर क्लियर हैं, तो हमें आगे चल करके प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसी प्रकार से जब आप थर्ड ईयर में जाते हैं दोस्तों, बीए थर्ड ईयर में, तो वहां पर आपको एक लोक प्रशासन करके एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, या किसी और स्टेट में तो दोस्तों फर्स्ट ईयर में भी आ चुका है लोक प्रशासन। तो इस प्रकार से जब उसको आप स्टडी करेंगे, तो उसमें भी दोस्तों यही की पॉइंट होते हैं जो आपकी उस वक्त हेल्प करेंगे। ठीक है, तो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांतों के अंतर्गत 3 सिद्धांतों पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें प्रथम होगा देवी सिद्धांत। समझेंगे कि देवी सिद्धांत क्या होता है, किस प्रकार की अवधारणा है ये, क्या राज्य की उत्पत्ति के विषय में क्या कहता है ये सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद शक्ति सिद्धांत, और फिर एक देखेंगे विकासवादी सिद्धांत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीनों सिद्धांत इंपॉर्टेंट थे, महत्वपूर्ण थे, इसी कारण से मैं तीनों सिद्धांतों पर फोकस कर रहा हूं और इन तीनों सिद्धांतों को लेकर आया हूं, जो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि सेशन के खत्म होते होते दोस्तों ये तीनों सिद्धांत आपको माइंड में रटे हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे आपको। इससे ज्यादा आपको फिर पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होती है इस सिद्धांतों के अनुसार, एक व्यवहारिक और बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो मैं आपके माइंड में फिट कर दूंगा।
ठीक है। चलिए, इन तीनों सिद्धांतों में दोस्तों हम जो बात करेंगे, सबसे पहले इसके अर्थ व्याख्या की बात करेंगे, उसके बाद हम इसकी विशेषताओं को देखने का प्रयास करेंगे और फिर लास्ट में देखेंगे आलोचनाओं को कि इस सिद्धांत में क्या कमियां थी, कुछ विद्वानों ने किस प्रकार से इसकी आलोचना की है, कौन से जो इसके टॉपिक थे या कहें कि कौन से कंसेप्ट थे या कौन कौन से वो विवेचनाएं थी जिनके माध्यम से अन्य विद्वान जो इस सिद्धांत का समर्थन नहीं करते हैं, उन्होंने किस प्रकार से इसका जो है आलोचना की है, विरोध किया है, वो हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा शक्ति सिद्धांत में भी दोस्तों व्याख्या, विशेषताएं और आलोचना, इन तीनों पर हम बात करने वाले हैं। इसके बाद में दोस्तों एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है विकासवादी सिद्धांत। और एक्चुअल में जो आज वर्तमान की धारणा है, वर्तमान में विकासवादी सिद्धांत को ही महत्व दिया जाता है, ना कि देवी सिद्धांत को और ना ही शक्ति सिद्धांत को। क्योंकि शक्ति सिद्धांत और देवी सिद्धांत जो हमारे प्रथम और द्वितीय सिद्धांत है, इन सिद्धांतों का आज के समय में तो कोई महत्व नहीं है, परंतु हमें प्राचीन व्यवस्था को पढ़ना बहुत आवश्यक होता है ना, कि प्राचीन जो व्यवस्था है हमको पता होती है कि प्राचीन समय से कौन सी धारणाएं चली आ रही है। जब उनका हमें बेसिक पता होता है, तभी जाकर के हम वर्तमान की जो कंटिन्यूअसली चल रही है जो धारणा है उसको हम समझ पाते हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद में जो विकासवादी सिद्धांत के दोस्तों हम बात करेंगे, इसमें हम व्याख्या को देखेंगे, साथ परिभाषा को और सहायक तत्वों को, कि इस प्रकार के सिद्धांत के माध्यम से राज्य की उत्पत्ति हेतु कौन कौन से तत्व जो है आवश्यक है, कौन कौन से तत्व सहायक है, उन पर भी हम एक छोटी सी चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए, इसके साथ ही दोस्तों हम वन बाय वन तीनों सिद्धांतों पर हम चर्चा करते हैं, शुरू करते हैं। मैं आपको अभी बता दूं दोस्तों कि ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 1 से 1.5 घंटे का भी ये लेक्चर हो सकता है। प्लीज इस पर धैर्य बना करके और बने रहें, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर ये होने जा रहा है। ओके, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब भी हम देवी सिद्धांत पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। प्रथम सिद्धांत हमारा देवी सिद्धांत है। देवी सिद्धांत पर कौन कौन से क्वेश्चन, किस किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। तो एक क्वेश्चन है दोस्तों, मैं कुछ क्वेश्चन भी आपके लिए स्लाइड में ही लेके आ जाता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे। जब टॉपिक पढ़ते रहे तो क्वेश्चन के अनुसार टॉपिक को पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक्चुअली अगर आपके सामने पहले क्वेश्चन आ जाए और फिर आपको टॉपिक दिया जाए तो आप आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। उस आंसर ढूंढने की जो प्रोसेस होगी ना, उसी में आप इस कंसेप्ट को भली भांति प्रकार से समझ पाएंगे। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, इसके अंदर उसमें व्याख्या पूछी है, देवी सिद्धांत की व्याख्या पूछी है। नेक्स्ट में है देवी सिद्धांत की उत्पत्ति की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट में विशेषता है, अर्थात ये कि जब भी हम किसी सिद्धांत को पढ़ेंगे तो उसकी व्याख्या पर, विशेषता पर, और नेक्स्ट में है दोस्तों आलोचना। तो इन तीनों कंसेप्टों को हम पकड़ के रखेंगे। इन तीनों कंसेप्ट जहां जहां पर भी आएंगे हम इस पर विशेष फोकस करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी व्याख्या की। अब शुरुआत होती है दोस्तों व्याख्या। चलिए, इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले आप एक बेसिक से समझ लीजिए कि देवी सिद्धांत एक्चुअली क्या होता है। एक व्यवहारिक रूप से अगर हम समझने का प्रयास करें कि राज्य की उत्पत्ति का जो देवी सिद्धांत दिया गया था, ये देवी सिद्धांत एक्चुअल में होता क्या है। देवी सिद्धांत कुछ नहीं है दोस्तों, आपको अच्छे से याद भी है, पता भी है, सिर्फ उसको क्रम देना उसको जरूरी है ना। क्रम नहीं दे पाते आप उसका, तो बस आप इस लेक्चर के बाद में वो भी सीख जाएंगे। देवी सिद्धांत जो है दोस्तों एक ऐसे प्रकार की धारणा है जो प्राचीन समय में चली आ रही थी। हालांकि प्राचीन समय जब राज्य की उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जाता है कि जब से राज्य की उत्पत्ति हुई है तब से देवी सिद्धांत को ही मान्यता मिली हुई थी। और प्राचीन समय से, प्राचीन काल से लेकर के मध्य युग तक, मध्यकाल तक, है ना, जैसे मुगल काल तक आप इतिहास के अंदर पढ़ते हैं, है ना, प्राचीन काल से मुगल काल तक, तो इस प्रकार के देवी सिद्धांत को ही मान्यता दी गई थी। ये देवी सिद्धांत है क्या? देवी सिद्धांत कुछ भी नहीं दोस्तों। देवी सिद्धांत के अंतर्गत राज्य की उत्पत्ति इस विषय पर आधारित है कि राज्य की उत्पत्ति किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बल्कि ईश्वर के द्वारा हुई है। समझने का प्रयास करेंगे, पॉइंट को पकड़िए आप। राज्य की उत्पत्ति, राज्य अर्थात यहाँ पर एक पूरा एक देश है ना, ठीक है, एक सोसाइटी। राज्य की उत्पत्ति किसी मनुष्य द्वारा नहीं बल्कि ईश्वर के द्वारा हुई है। और राज्य का जो राजा होता है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है।
इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को उस राजा की आज्ञा का पालन करना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति राजा की आज्ञा की अवहेलना करता है तो वो सिर्फ राजदोष का ही कारण नहीं होता है, साथ ही साथ में वो एक घृणित पाप भी करता है। ऐसी मान्यता काय में है दोस्तों, तो देवीय सिद्धांत के अंतर्गत है। ठीक है, तो कुल मिलाकर इतनी सी बात है कि जब राज्य की उत्पत्ति जहां व्यक्ति के द्वारा होती है, वहीं इस सिद्धांत के अनुसार इस चीज को ठुकरा दिया गया है और इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया है कि राज्य की उत्पत्ति किसी व्यक्ति के माध्यम से नहीं, किसी समाज के माध्यम से नहीं, ना ही किसी संगठन के माध्यम से, बल्कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा हुई है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम पढ़ेंगे तो अब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। राज्य की उत्पत्ति दोस्तों ये सबसे पुराना सिद्धांत है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि प्राचीन समय से लेकर मध्यकाल समय तक दोस्तों ये हमारा देवी सिद्धांत ही चलता आ रहा था। ठीक है, इसके बाद इसके अनुसार राज्य की उत्पत्ति ईश्वर या अन्य देवी शक्ति के द्वारा हुई है, ना कि किसी मानव के द्वारा। इस प्रकार मानवीय संस्था यह मानवीय संस्था ना होकर के एक देवीय संस्था है। ठीक है, अब अगर राज्य की उत्पत्ति, अगर किसी संस्था की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा होती है तो उसको वो जो संस्था होगी दोस्तों वो ईश्वरीय संस्था होगी या देवीय संस्था होगी, ना कि कोई मानव संस्था। ठीक है, तो इस प्रकार राज्य मानवीय संस्था न होकर देवी संस्था है और मनुष्य जाति के लिए ईश्वर द्वारा राज्य का निर्माण किया गया है। ईश्वर स्वयं या अपने प्रतिनिधि के द्वारा शासन करता है। ठीक है, ऐसा राज्य धर्मतंत्रात्मक राज्य होता है जिसका राजा धर्म गुरु होता है। एक छोटी सी बात को और इसमें ऐड कर लीजिए दोस्तों, जो इस प्रकार के राज्य होते हैं इसमें जो राजा होता है ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, हम इस बारे में बात कर चुके हैं। इसके अलावा इस राजा की अवहेलना, किसी भी आदेश की अवहेलना करना एक पाप माना जाता है। अच्छा, ये राजा होगा कौन? तो इस प्रकार का दोस्तों जो राजा होता है, देवी सिद्धांत के अनुसार जो राजा हो, जिस राज्य का राजा होता है वो राजा दोस्तों एक धर्म गुरु होता है। क्यों? क्योंकि जो राज्य होता है वो ही एक धर्म तंत्रात्मक राज्य होता है। ठीक है, धर्म के अनुसार चलने वाला राज्य होता है, इसलिए जो उसका राजा होगा वो राजा भी एक धर्म गुरु होगा। ठीक है, जैसे हम प्राचीन समय में देखते आए हैं, है ना, कि जिस प्रकार से पढ़ते आए हैं, देखा तो हमने नहीं है, प्राचीन समय से जो हम पढ़ते आए हैं यूरोप को लेकर के, वैसे इंडिया का भी ये इतिहास रहा है। प्राचीन भारत को अगर उठा के देखेंगे, प्राचीन भारत का इतिहास जब पढ़ेंगे दोस्तों तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा। लगभग मध्यकालीन भारत के समय में भी ये विशेषता आपको देखने को मिल जाएगी भारत में भी। लेकिन यूरोप में दोस्तों ये धारणा काफी लंबे समय तक विद्यमान रही है। लंबे समय तक विद्यमान रहने का अर्थ ये है कि यूरोप में दोस्तों चर्च का जो शासन रहा है, यूरोप में, जैसे यूरोप में काफी सारे देश आते हैं, इंग्लैंड है, फ्रांस है, इटली, जर्मनी, है ना, तो बहुत सारे दोस्तों देश है वहां पर, है ना, 100 से ऊपर देश है। उन देशों में दोस्तों काफी लंबे समय तक जो है वहां पर चर्च का शासन रहा है। तो चर्च का जो फादर होते थे, जो धर्मगुरु, सबसे बड़ा धर्मगुरु होता था, वही उस राज्य का राजा हुआ करता था। ठीक है, तो इस प्रकार कहा गया है कि इस प्रकार का राज्य देवी सिद्धांत के अनुसार जिस राज्य की उत्पत्ति हुई है उस राज्य का राजा धर्मतंत्रात्मक गुरु होगा, धर्म गुरु होगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं कि ऐसे राज्य में राजा अपने कार्य के प्रति केवल ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इस प्रकार का जो राजा होगा, धर्म तंत्रात्मक राज्य के अंदर जो राजा होता है, जो धर्मगुरु राजा होता है, वो किसी जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। राजा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, या क्या उसको करना चाहिए, इसके लिए दोस्तों जनता उससे सवाल नहीं उठा सकती, नहीं पूछ सकती। अगर राजा गलत भी कर रहा है तो भी जनता को उसे स्वीकार करना पड़ेगा और जनता को यही मानना होगा कि अगर राजा गलत भी करता है तो भी वो जनता के ही हित में होता है। क्यों? क्योंकि ईश्वर कभी अपनी जनता के लिए बुरा नहीं करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार की धारणा दोस्तों के अंतर्गत होती है और इसीलिए कहते हैं कि इस प्रकार के राज्य का जो राजा होता है वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होता है। अर्थात राजा गलत करे या सही करे, इसका निर्णय या कहें कि इसका दंड सिर्फ उसको ईश्वर दे सकता है दोस्तों, जनता कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकती। ओके,
तो राजा की अवज्ञा ईश्वर की अवज्ञा कहलाती है, जो सिर्फ अपराध ही नहीं बल्कि एक पाप भी है। ठीक है। अतः इस सिद्धांत की मान्यता है कि ईश्वर ने जिस प्रकार संसार की अन्य वस्तुओं को लोगों के लिए बनाया है, उसी प्रकार दोस्तों राजा भी ईश्वर की ही कृति है, राजा भी ईश्वर के द्वारा ही बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, ये थी एक छोटी सी व्याख्या, देवी सिद्धांत की छोटी सी व्याख्या। इसके अनुसार जो हमने अभी तक देवी सिद्धांत की व्याख्या के अंतर्गत जो डिस्कशन किया है, मेरे ख्याल से देवी सिद्धांत से संबंधित एक बेसिक कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो चुका होगा कि ये देवी सिद्धांत क्या है, राज्य की देवी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, ये कंसेप्ट आई थिंक अब तक आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है। अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है दोस्तों, तो अब आपको विशेषताओं को समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि विशेषताओं का जो निर्माण होता है वो व्याख्या से ही होता है। अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारे पास है इस किसी भी टॉपिक की, तो दोस्तों हम उसकी विशेषताओं को भी बता सकते हैं, हम उसके महत्व को भी बता सकते हैं, हम उसके गुण भी बता सकते हैं और दोष भी बता सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर हमारा मानसिक विस्तार है दोस्तों, तो हम उसकी आलोचना भी सटीक रूप से कर सकते हैं, उसकी आलोचना करने में भी हम सक्षम होंगे। ठीक है। तो अगर व्याख्या क्लियर है दोस्तों, तो प्लीज विशेषताओं पर भी विशेष ध्यान दीजिए। अगर कहीं पर कंफ्यूजन हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपका जो भी डाउट होगा मैं उसको सोल्व करने का प्रयास करूंगा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों विशेषता। तो विशेषता जैसे कि देखिए, विशेषता कुछ भी नहीं होती है, जो हम व्याख्या करते हैं, जो उसका हम अर्थ समझते हैं दोस्तों, उसी के कुछ पॉइंट होते हैं, उसी में से निकलती है हमारी विशेषताएं। ठीक है। तो विशेषताएं अर्थात कि इस प्रकार के जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत में क्या विशेष बातें हैं, उस पर हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो राज्य मानवीय संस्था ना होकर देवी संस्था है, ये हमने पढ़ा था व्याख्या के अंतर्गत, कि जो देवी सिद्धांत के अनुसार जिस राज्य की उत्पत्ति हुई है, उस राज्य का दोस्तों, वो राज्य जो संस्था है दोस्तों, वो एक मानवीय संस्था ना होकर के वो किस प्रकार की संस्था है, देवीय संस्था है। ठीक है। नेक्स्ट है राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, वह केवल ईश्वर के प्रति ही उत्तरदायी होता है। लास्ट में हमने डिस्कस किया था, कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें भी। नेक्स्ट है जनता का कर्तव्य है कि वह राजा की प्रत्येक आज्ञा का पालन करे, उसकी अवज्ञा नहीं कर सकता। राजा के किसी भी आदेश की अवज्ञा कोई जनता नहीं कर सकती, अवहेलना नहीं कर सकती। अगर जनता ऐसा करती है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपराध ही ना हो करके वो एक घृणित पाप भी होता है ना। क्यों? क्योंकि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता है। तो अगर जनता राजा के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाती है, जनता अगर राजा से कोई सवाल प्रश्न खड़ा करती है, तो दोस्तों वो राजा के खिलाफ नहीं बल्कि ईश्वर के खिलाफ माना जाता है। ठीक है। इस प्रकार से उसको एक पाप भी माना जाता है। नेक्स्ट है राजतंत्र पैतृक होता है। ठीक है। जो पिता से पुत्र को प्राप्त होता है। सिंपल सी बात है कि अगर धर्म तंत्र चलता आ रहा है दोस्तों, अगर धर्म तंत्र चल रहा है दोस्तों, तो एक प्रकार से पैतृक राज्य होगा। पैतृक क्या होता है आप सभी को पता है, परंपरागत रूप से जो चला आ रहा हो वो पैतृक होता है। जिस प्रकार से कि आपके दादाजी की जो प्रॉपर्टी थी वो आपको पिताजी को मिली, ठीक है, और अब जो आपके पिताजी की प्रॉपर्टी है वो आपको मिलने वाली है। तो ये दोस्तों आपकी जो प्रॉपर्टी थी वो एक पैतृक प्रॉपर्टी कहलाती है ना। तो इसी प्रकार से ये भी एक राज्य, जो धनतंत्रात्मक जो राज्य होता था, देवी सिद्धांत के अनुसार जो राज्य होता था दोस्तों, वो भी इसी प्रकार की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, जो राजा को दोस्तों उसके पुत्र, राजा से उसके पुत्र को प्राप्त होती थी, फिर उसके पौत्र को प्राप्त होती थी। इस प्रकार से कंटिन्यूअसली एक ही परिवार के राजा बनते चले जाते थे, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है इंग्लैंड की महारानी। ओके, ठीक है। इंग्लैंड की महारानी के बारे में आप सेकेंड ईयर में बहुत अच्छे समझने वाले हैं। सेकेंड ईयर के राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र 2 के अंतर्गत जब आप ब्रिटेन का संविधान दोस्तों पढ़ेंगे, तो उसमें आप बहुत अच्छे से समझेंगे कि ब्रिटेन की पूरी शासन व्यवस्था के बारे में वहां पर बताया गया है। ओके, उस पर भी वैसे अगर आपको अभी समझना है तो अभी भी समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आप बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान प्रश्न पत्र 2 करके प्लेलिस्ट है, उस पर आप सर्च कीजिए तो वहां पर आपको जो है ब्रिटेन का संविधान पढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी वहां पर वीडियो कंप्लीट डल चुके हैं। नेक्स्ट है, जिस प्रकार ईश्वर जो कुछ करता है वह अपनी सृष्टि के लिए करता है, अपनी जनता के लिए करता है, उसी प्रकार राजा भी दोस्तों अपनी जनता के हित में ही कार्य करता है। ईश्वर जिस प्रकार से अपने जो जिसकी सृष्टि करता है, जिसको बनाता है, उसके लिए गलत नहीं कर सकता, उसी प्रकार धारणा है यहाँ पर कि राजा भी अपनी जनता के लिए गलत नहीं करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार देवी सिद्धांत की मान्यता
इतिहास में एक लंबे समय तक विद्यमान रही है दोस्तों। और राज्य ईश्वर कृत्य देवी समझा जाता था और सरकार का जो स्वरूप था वो किस प्रकार का था? धार्मिक स्वरूप था। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? व्याख्या और विशेषताओं को कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी दोस्तों आलोचनाओं की, देवी सिद्धांत की आलोचना। अब हम यहाँ देखेंगे कि देवी सिद्धांत चूंकि एक प्राचीन परंपरा थी, एक प्राचीन विचार था, एक बहुत पुराना विचार था। जब हम आधुनिक समय की बात करें या कहें कि मध्यकाल की भी अगर बात करें तो क्या इस प्रकार की धारणा आज भी व्यवहारिक है या नहीं? ठीक है, तो जो लोग व्यवहारिक मानते थे उनको तो हम कह सकते हैं कि वो देवी सिद्धांत का समर्थन करते हैं। ठीक है, और जो लोग इसको व्यवहारिक नहीं मानते हैं उनको हम कहेंगे दोस्तों आलोचक। तो जो व्यवहारिक नहीं मानते हैं, जो देवी सिद्धांत का समर्थन नहीं करते हैं, वो इस सिद्धांत की आलोचना करेंगे, है ना, इस सिद्धांत की कमियों को निकालकर सामने रखेंगे। तो दोस्तों जिस प्रकार से हमारे समर्थक हमारे लिए आवश्यक है, मैं रियल लाइफ में भी बताता हूं कि अगर हम रियल लाइफ की भी बात करें दोस्तों, तो रियल लाइफ में भी जिस प्रकार से हमारे समर्थक हमारे लिए आवश्यक होते हैं, उतने ही महत्वपूर्ण या कहें कि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे लिए दोस्तों उस समय के आलोचक भी दोस्तों होते हैं, उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा कैमरा हिल रहा था। ओके, चलिए शुरू करते हैं अपनी आलोचनाओं को कि कौन कौन से विद्वान थे दोस्तों जो इस प्रकार की आलोचना मतलब जितने विद्वानों ने आलोचना की है देवी सिद्धांत की, उनके द्वारा कौन कौन से पॉइंट रखे गए हैं, किस किस प्रकार की बातें रखी गई जिसके माध्यम से उन्होंने इस सिद्धांत की आलोचना की है। तो प्राचीन और मध्यकालीन देवी सिद्धांत लोकप्रिय रहा है, इसको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, समझिए इसको, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि देवी सिद्धांत की जो धारणा थी वो प्राचीन समय में और मध्यकाल समय में काफी पॉपुलर रही है दोस्तों, काफी प्रचलित रही है। लेकिन जैसे जैसे 18वीं शताब्दी प्रारंभ हुई, 18वीं शताब्दी अर्थात 1799, है ना, उससे आगे का, तो जैसे ही 18वीं शताब्दी दोस्तों प्रारंभ होती है, तो 18वीं शताब्दी के प्रारंभ होते ही इस प्रकार की धारणा की आलोचना के आलोचक आ जाते हैं और इस प्रकार की धारणा को जो है हटाना चाहते हैं कि जहां जहां पर भी इस प्रकार के देवी सिद्धांत की जो धारणा है उसको हटा करके दोस्तों वो नई धारणा को लाना चाहते हैं। तो इस प्रकार के कुछ आलोचक आ जाते हैं और आलोचना, इस सिद्धांत की आलोचना 18वीं शताब्दी से प्रारंभ हो जाती है। बस आपको दो बातें याद रखनी है, प्राचीन समय से मध्यकालीन समय तक देवी सिद्धांत काफी पॉपुलर रहता है, काफी प्रचलित रहता है। इसके बाद में 18वीं शताब्दी से इस सिद्धांत की आलोचना होना प्रारंभ हो जाता है, जो वर्तमान तक आते आते अब सिर्फ एक कहानी मात्र रह जाती है, सिर्फ एक स्टोरी रह जाती है। हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ा है, कभी भी इसका कोई एक जो कहें कि उसका कोई सैंपल भी देखने को दोस्तों नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए, तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट थे, कौन कौन से ऐसे पॉइंट इन्होंने आलोचना में रखे हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम है अनैतिहासिक सिद्धांत। सबसे पहले इन लोगों ने कहा है, इन आलोचकों ने कहा है, देवी सिद्धांत के द्वारा जो राज्य की उत्पत्ति का जो सिद्धांत दिया गया है, इस प्रकार का सिद्धांत ये अनैतिहासिक सिद्धांत है। अर्थात ये कि इस प्रकार जो धारणा क्या कहें कि जो व्याख्या राज्य की उत्पत्ति को लेकर के देवी सिद्धांत ने दी है, इस प्रकार का इतिहास पूरे विश्व में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। इसलिए इस प्रकार का जो सिद्धांत था यह एक अनैतिहासिक सिद्धांत है दोस्तों, इसका कोई भी इतिहास नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है अवैज्ञानिक सिद्धांत। चूंकि इस सिद्धांत को मानने वालों ने स्पष्ट कहा है कि एक मानवीय संस्था नहीं है बल्कि ईश्वरीय संस्था है, जबकि राज्य दोस्तों मानव एक जो जनसंख्या होती है, जो हमने लास्ट टाइम राज्य के जो आवश्यक तत्व पढ़े थे उसमें हमने 5 चीजों को देखा था कि किसी भी राज्य चार तत्वों को हमने देखा था कि किसी भी राज्य की उत्पत्ति के लिए 4 आवश्यक तत्वों का होना महत्वपूर्ण है, जरूरी है। उन चारों में से अगर एक भी मिस आउट होता है तो राज्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, वो राज्य नहीं बन सकता है। वो 4 कौन कौन थे दोस्तों? सर्वप्रथम थी जनसंख्या, उसके बाद सरकार, उसके बाद संप्रभुता अर्थात स्वतंत्रता, और एक क्या था दोस्तों? तो वो थे सरकार।
ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जनसंख्या का सवाल आता है कि जनसंख्या मानव समाज से बनती है, और जब मानव समाज ही नहीं होगी तो ईश्वर के द्वारा राज्य की उत्पत्ति कैसे की जा सकती है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों रखा है कि ये कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। जिस प्रकार से देवी सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति को एक ईश्वरीय संस्था का नाम दिया गया है, यह अवैज्ञानिक है, इसके पीछे कोई सटीक तथ्य विद्यमान नहीं है। इस कारण से हम इसको जो है अवैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में देखते हैं, अर्थात अवैज्ञानिक सिद्धांत के द्वारा हम इसकी आलोचना करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, ये राजनीतिक नहीं बल्कि एक धार्मिक सिद्धांत है। बिल्कुल सही बात है, ये आलोचना बिल्कुल सटीक बैठती है कि जिस प्रकार से जो धारणाएं राज्य की उत्पत्ति को लेकर देवी सिद्धांत के अंतर्गत दी जाती है दोस्तों, वो किसी प्रकार से राजनीतिक रूप में नहीं होती है, बल्कि वो सिर्फ एक धार्मिक होती है। सिर्फ वहां पर धर्म की बात की जाती है, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति के विषय में भी कहा गया है कि ईश्वर के द्वारा उसकी उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा जो उसका राजा होता है, उस राज्य का राजा होता है, वो राजा भी दोस्तों धर्म संस्थात्मक होता है, अर्थात धर्म गुरु होता है। इस प्रकार से राजनीति की बात दोस्तों कहीं से कहीं तक इसमें विद्यमान नहीं है। इसी कारण से इसकी आलोचना भी इस माध्यम से की जा सकती है। नेक्स्ट है, राज्य एक मानवीय संस्था है। राज्य एक मानवीय संस्था है। आलोचकों का मानना है कि राज्य जो है देवी संस्था न होकर के मानवीय संस्था है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राज्य जो बनता है, राज्य के आवश्यक तत्वों के अंतर्गत जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण एक तत्व है। ठीक है, अगर जनसंख्या नहीं होगी तो राज्य की उत्पत्ति संभव नहीं है। ठीक है, तो इसी पॉइंट को दोस्तों यहाँ आलोचकों ने उठाया है और कहा है कि राज्य एक मानवीय संस्था है, ना कि कोई देवीय संस्था। नेक्स्ट, रूढ़िवादी सिद्धांत। बिल्कुल रूढ़िवादी सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि इसमें धर्म तंत्रात्मक है, इसमें दूसरी बात इसमें पैतृक है ना, पैतृक रूप से सिद्धांत चला आ रहा है। इसके अलावा जो धर्मगुरु होगा वही इसका जो है राजा होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये एक रूढ़िवादी सिद्धांत भी है, साथ में देवीय अधिकारों का समर्थक है ये, ना कि इसमें राजनीति जैसी कोई बातें नहीं है, राज्य से संबंधित कोई सटीक बातें नहीं है, ना इसमें लोकतंत्र की बात की जाती है, ना इसमें स्वतंत्रता की बात की जाती है, संप्रभुता की ना ही बात की जाती है। इस प्रकार जो राज्य के लिए आवश्यक बातें होती हैं, इस प्रकार की कोई बातें इस सिद्धांत के अंतर्गत नहीं की गई है। इसी कारण से दोस्तों ये जो है एक देवी अधिकारों का समर्थक है ना। और आधुनिक राज्य पर ये सिद्धांत लागू नहीं होते हैं। आज के जो आधुनिक राज्य है, जो वर्तमान के जितने भी राज्य हैं दोस्तों, उन पर ये देवी सिद्धांत लागू नहीं होता है। ये टोटल थी हमारे अभी तक की आलोचना है। तो अब मुझे बताइए, क्या देवी सिद्धांत के बारे में व्याख्या, विशेषताएं और आलोचना अब तक क्लियर हो चुकी है? इसमें अगर डाउट हो दोस्तों तो मैं आपको 2 से 3 सुविधाएं देता हूं आपका डाउट क्लियर करने की। सबसे पहली सुविधा दोस्तों यही है कि आप कमेंट के माध्यम से मुझसे डाउट सेशन रखवा सकते हैं। कमेंट कीजिए, अपनी डिमांड बताइए कि आपको कहां पर क्या कंफ्यूजन है। अगर संभव हुआ तो दोस्तों मैं कमेंट के माध्यम से आपका डाउट सोल्व करने का प्रयास करता हूं। इसके अलावा व्हाट्सएप फैसिलिटी भी दोस्तों हम देते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके द्वारा भी दोस्तों आपको जो है डाउट वहां से क्लियर कर दिए जाएंगे। और कुछ ऐसा डाउट है दोस्तों कॉलिंग के द्वारा करना है तो कॉलिंग के द्वारा भी हम उसको करने का प्रयास करते हैं। और अगर इन सबसे भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता है, अगर आपका डाउट बड़ा है, किसी टॉपिक से संबंधित है दोस्तों, लेकिन टॉपिक कौन सा होना चाहिए, जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं, उसके अंदर से कोई डाउट है तो नेक्स्ट जब हम क्लास आगे बढ़ जाएगी दोस्तों, तो जो छूटा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए हम अभी तक सेकंड यूनिट हमारी राजनीति विज्ञान में चल रही है, सेकंड यूनिट तक में अगर कोई डाउट है आपको, तो उसमें आप मुझसे जो है डाउट के लिए किसी भी टॉपिक पर, किसी पॉइंट पर, किसी भी टर्मिनोलॉजी पर मुझसे आप वीडियो बनाने की भी डिमांड रख सकते हैं और मैं आपके लिए बिल्कुल बनाकर लेकर आऊंगा दोस्तों, क्योंकि ये मेरे अपने आप में एक उत्तरदायित्व मानता हूँ, मेरा एक दायित्व है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इस प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं दोस्तों, तो मैं अपना पूरे इसको अपनी ड्यूटी समझता हूं और आपका हर एक डाउट को क्लियर करना ही मेरा दायित्व है और मैं इसको बिल्कुल 100% रूप से करता हूं दोस्तों। बस आपको कमेंट करना है कि आपको डाउट कहां पर है, उसको सोल्व करने की जवाबदारी मेरी है। ओके, चलिए दोस्तों, तो ये हो चुका है हमारा अभी तक के देवी सिद्धांत कंप्लीट। इसको लेकर के दोस्तों कोई डाउट हो तो मुझे बताइए दोस्तों। अभी तक हमारा जो है आधे घंटे की क्लास लगभग हो चुकी है। अगर हम तीनों सिद्धांतों को इसी सेशन में कंप्लीट करते हैं तो वही जो मैंने आपसे बोला था दोस्तों कि लगभग 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि आप इसमें कंफर्टेबल फील कर पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको जस्ट अभी दोस्तों इसके बाद में ही एक नेक्स्ट पार्ट भी आपको डाउनलोड कर जो भी अपलोड कर दूंगा मैं दोस्तों। इसी पर
राज्य की उत्पत्ति के जो 3 सिद्धांत है, तीनों सिद्धांत पर एक छोटे छोटे में वीडियो बनाऊंगा, है ना। तो एक वीडियो आपका कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट दोस्तों कंटिन्यूअसली इसके जस्ट बाद ही अपलोड कर दी जाएंगे, जिससे कि आपकी स्टडी में कोई भी रोक टोक ना हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।